किसान, बदलते भारत की शान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने भंडारण योजना पर काम शुरू किया है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे कर सकें, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। खरीफ फसल ने भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया है, सहकारिता को प्राथमिकता दी है और गांवों में कृषि उद्योग, डेयरी और फिशरीज को बढ़ावा दिया गया है। 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और फैक्स जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। ज्यादा से ज्यादा निर्यात के साथ नीति बनाई गई है। सरकार देश के किसान को हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है।
इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर मोटे अनाजों का अर्थात श्री अन्न का भी जिक्र किया। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत हो गई है। महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। लखपति दीदी बनाने का काम किया गया है। नमो ड्रोन योजना से हजारों सेल्फ ग्रुप महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान भी बढ़े। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राष्ट्रपति ने सदन के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में कहा कि जन कल्याण का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। गरीब को मुफ्त राशन के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत राष्ट्र की एक उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन भी लाया गया। करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाया गया है। सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है। जन औषधि का मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। अरहर की बुआई का समय आ गया है। ऐसे में किसान अरहर का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को अरहर उत्पादन की धारवाड़ विधि से बोनी करने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक धारवाड़ विधि में परंपरागत विधि की तुलना में बीज और समय की बचत होती है तथा उत्पादन भी लगभग दुगुना प्राप्त होता है। धारवाड़ विधि से अरहर की बोनी करने से स्वस्थ पौधा तैयार होता है। धारवाड़ विधि में पहले पौधे की नर्सरी तैयार करते हैं, जिससे खेत में अरहर का लगने वाला समय बच जाया करता है। किसान को अतिरिक्त समय खेती की तैयारी करने के लिए मिल जाता है। नर्सरी की पौध तैयार होने के बाद जब उसे खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके 20 से 25 दिनों के बाद पौधे के ऊपर की बड को तोड़ दिया जाता है। इससे पौधे में अधिक कंसे निकलते हैं। पौधे में यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, जिससे पौधे का विकास अच्छा होता है और पौधे में फलियों की संख्या बढ़ जाया करती है और उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि भी होती है। धारवाड़ विधि अरहर बुआई की नई तकनीक है। इसमें अरहर को सीधे न बोते हुए रोपा पद्धति से बुआई करते हैं। इस विधि में ऐसे बीज का चयन करना होता है जिसमें अरहर की फसल लगभग 160 दिन में तैयार हो जाए। धारवाड़ विधि में प्रति हेक्टेयर 1 किलोग्राम बीज लगता है, जबकि परंपरागत विधि में 25 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। धारवाड़ विधि में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि रोपाई के पश्चात इसमें पोटाश अवश्य डाला जाना चाहिए। इस विधि का उपयोग कर किसान अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। यहाँ अब बारूद की गंध नहीं बल्कि रबड़ की खेती हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की यह रिपोर्ट। कभी नक्सल प्रभावित रहा बस्तर अब अपनी पहचान बदल रहा है। बीते 4 दशक से इस बस्तर को नक्सलवाद ने ऐसे जकड़ रखा था कि यहाँ के किसान खेती करना छोड़ चुके थे और पलायन को मजबूर थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। बस्तर में अब व्यापक रूप से रबर की खेती को लेकर मुहिम तेज हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय रबर बोर्ड के प्रयास से यहां प्रयोग के तौर पर रबर का प्लांटेशन भी किया है और जल्द ही इसे किसानों के खेतों तक पहुंचाने की भी तैयारी है। बस्तर जिले में कमर्शियल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के होबो हवा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल हम लोग रबर बोर्ड से कोऑर्डिनेशन किया था। उसके आधार पर हमको 1200 पौधे मिले थे। टोटल 1200 पौधे जो मिले थे, लगभग 1100 से ज़्यादा पौधा आज के दिन में भी जिंदा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक रबर सेल एग्रीकल्चर कॉलेज के कैंपस में लगाने के लिए बोला गया था, जिसको उन्होंने स्थापित भी किया है। ऐसे पट्टादारी जो सिर्फ और सिर्फ कोदो या कुटकी का वो फसल लेते हैं, उनके एरिया में भी रबर की खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही बस्तर और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 2026 तक देश में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबर प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में बीते दिनों केरल के कोट्टयम स्थित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त प्रयास से गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में वैज्ञानिकों ने रबर के पौधों का रोपण किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि बस्तर क्षेत्र की जलवायु रबर की खेती के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे में रबर की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। हमारा बस्तर बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है और बस्तर के लिए सूटेबल है। तो हम लोगों ने इसका प्रयास किया है और कभी 2 एकड़ में करीब हमने 1500 से 2000 बस्तर के रबर के प्लांटेशन का हाई यील्डिंग वेराइटी जो हमको वहाँ से मिली थी केरल से, उसका प्लांटेशन किया है। स्टेट गवर्नमेंट में जो जिला पंचायत है या जिला समूह है, फार्मर समूह है, इन लोगों से हमने टाई अप किया हुआ है और इन लोगों के साथ मिलकर उनका चिन्हांकन करते हैं। और चिन्हित ज़मीन में चूँकि इसकी तकनीक थोड़ी सी टिपिकल है तो उस तकनीक को सिखा के, और ये बिल्कुल वेस्टलैंड में होने वाली है, तो ये एक बहुत सोर्स है जिसमें बहुत से बस्तर के किसान जो हैं अपने वेस्टलैंड में खेती ही नहीं करते। तो नॉन खेती वाली जो ज़मीन है और जो टपरी टाइप की ज़मीन है उसमें इसका हम उत्पादन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो गरीब किसान हैं, हमारे आदिवासी किसान हैं, उनके आय के बढ़वार में एक बहुत अच्छा स्रोत होगा। उम्मीद है कृषि वैज्ञानिकों और सरकार के प्रयासों से जल्द ही यहाँ के खेत रबर के पौधों से लहलहाएंगे और किसानों के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। बस्तर के नासूर बना नक्सलवाद अब धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बस्तर के किसानों के जितने बंजर भूमि है, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में, ऐसे किसानों को चिन्हांकित कर उन्हें रबड़ उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर प्लांटेशन की तैयारी की जा रही है, जिससे अब बस्तर की तस्वीर बदल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों खादी कारीगरों के लिए योग दिवस विशेष खुशी लेकर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खादी के बने योग परिधानों और मैट की बम्पर बिक्री हुई है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने कुल 8,67,87,380 रुपए मूल्य के खादी योग वस्त्र और मैट की बिक्री की है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार 55 खादी संस्थाओं के माध्यम से 63,700 योग परिधान और 1,09,000 से अधिक योग मैट की बिक्री की गई। KVIC ने आयुष मंत्रालय की मांग पर खास खादी के योग कुर्ते युवाओं को ध्यान में रखकर टी-शर्ट स्टाइल में तैयार किए। इसके साथ ही दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित KVIC के खादी भवन ने अकेले आयुष मंत्रालय को 50,000 योग मैट और 50,000 योग परिधानों की आपूर्ति की, जिसमें 300 प्रीमियम क्वालिटी के योग मैट भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में खादी के ही योग परिधान पहनकर योग किया था। आंकड़े जारी करते हुए KVIC के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड पावर ने योग के साथ साथ खादी की भारतीय विरासत को भी लोकप्रिय बना दिया है।
देश के कई राज्यों में मानसून पूरे तरीके से पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और 30 जून तक पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में 28 से 30 जून के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। केरल में भारी बारिश के कारण आज 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। केरल के कुछ जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कासरगोड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आने लगा है। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जल्द ही दिल्ली एनसीआर समेत कुछ इलाकों में पहुंच सकता है, जबकि देश के पूर्वी राज्यों में भी मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। आज सुबह से असम और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि आईएमडी ने कल से कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1,30,000 रह गई है। वर्तमान में 11 जिलों के 487 गाँव और 21 सर्कल जलमग्न है। उधर मौसम विभाग ने असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के अलग अलग स्थानों पर आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंगफली भी शामिल है। मूंगफली का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,377 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। बुधवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 25 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,875 रुपए। 26 जून को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त रही और भाव 5,880 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव नीचे आए। 25 जून को यहां मूंगफली 6,400 रुपए पर बिकी। 26 जून को इसके सौदे में 150 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 6,250 रुपए पर आ गया। मंगलवार को ध्रोल मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,390 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 360 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली और भाव हो गया 5,750 रुपए। वेरावल मंडी में 25 जून को मूंगफली 5,735 रुपए पर बिकी। 26 जून को इसके भाव में 115 रुपए की तेजी देखने 850 रुपए हो गया। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कोदो कुटकी की एमएसपी को
कर एक बड़ा ऐलान किया कि वो किसान जो कोदो कुटकी की खेती कर रहे हैं, उन किसानों से सरकार एमएसपी पर कोदो कुटकी की खरीदारी करेगी। कृषि मंत्री के इस निर्णय से मानो बड़ी राहत कोदो कुटकी की खेती करने वाले किसानों को मिलने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ज्यादातर किसान मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती मोटे अनाज के रूप में करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुझाव पर अब एमएसपी में 4,290 रुपए प्रति क्विंटल पर कोदो कुटकी की सरकारी खरीद की जाएगी, जो कि रागी के समर्थन मूल्य के बराबर है। सरकार के इस कदम से श्री अन्न को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहन जो कोदो कुटकी की खेती करते हैं, उन्हें इस फसल का उचित दाम मिल सकेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आदिवासी इलाके में कोदो कुटकी की खेती की जाती है। कोदो कुटकी मोटा अनाज है, ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। सरकार के इस कदम से कोदो कुटकी की खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। बता दें कि 19 जून को केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ तिलहन और दालों पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, इसलिए यहां अब किसानों को खरीफ की बुआई शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा बागों में नए पौधों की रोपाई भी की जा सकती है। जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं, वो पहले से खोदे हुए गड्ढों को भरने का काम कर लें। गड्ढों की भराई में 3 भाग कंपोस्ट, 2 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत का होगा। आने वाले दिनों के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए पुराने बागों में पेड़ों के चारों ओर थाला बना लें। साथ ही बेर के पेड़ों की छटाई का काम कर लें। जिन खेतों में जल भराव का अंदेशा है, उनमें से पानी निकालने का इंतजाम करें। मध्य प्रदेश के जो किसान कपास बोने का इरादा रखते हैं, वो जून के अंत तक बुआई का काम जरूर पूरा कर लें। राज्य में इस समय फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। नर्सरी की चौड़ाई 3 फुट रखें और जमीन से उसकी ऊंचाई 56 इंच रहेगी। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी खरीफ की बुआई करने के लिए खेतों की गहरी जुताई कर लें। खास तौर से धान की उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव करें और मिट्टी की जांच वगैरह करा लें। सब्जियों में यहां खरीफ के दौरान भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई होती है। समय रहते बीज का इंतजाम कर लें। छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश के साथ ही पपीते की रोपाई भी शुरू हो जाती है, इसलिए पपीता रोपने की भी तैयारी कर लें। गन्ने में ये समय तेज बढ़वार का है और इसी समय सफेद मक्खी का भी हमला होता है। ये मक्खी पत्तियों से रस चूस लेती है। जाहिर है इससे पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और गन्ने में चीनी की मात्रा भी घट जाएगी। बचाव के लिए फेनिट्रोथियोन 50 EC का छिड़काव करें। मक्का में अभी फूल आ रहा है, ये समय दीमक के प्रकोप का है। मक्का को इससे बचाने के उपाय करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। डीडी किसान, धन्यवाद। और अब समय हो चुका है खास खबरों पर नजर डालने का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। 18वीं लोकसभा के दौरान पहली बार दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय जीत की 25वीं वर्षगांठ के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार देर रात नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख के रूप में सैम पित्रोदा की दोबारा नियुक्ति पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने आज नई दिल्ली में वन हेल्थ गतिविधियों के लिए कानूनी वातावरण आकलन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। मणिपुर और असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर मणिपुर में भूकंप की तीव्रता 4.5 और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 3.2 मापी गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश की। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का हिस्सा 1163 करोड़ रुपए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बजाय सीधे मुंबई मेट्रो रेल निगम को देने को मंजूरी दे दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 10 जुलाई 2024 को अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन उड़ान करने जा रहा है। तो किसान समाचार में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।